अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो टॉपिक है आपका गाउस थ्योरम। गाउस का प्रमेय हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक आपका 5 मार्क्स के लिए आता है। कितने नंबर के लिए आता है? 5 मार्क्स के लिए। गाउस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है। जब तक इसका बेस जिन बच्चों का मजबूत नहीं होगा, गाउस का थ्योरम क्लियर नहीं होगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि गाउस के थ्योरम में पूरा कमांड करें, क्योंकि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, गाउस का थ्योरम कंप्लीट होगा, चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? समाप्त। तो उसको क्लियर करने से पहले आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्षेत्रफल सदिश। टॉपिक लगाइए आज, क्षेत्रफल सदिश। सबसे पहला टॉपिक है क्षेत्रफल सदिश। लगाए हेडिंग। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। मान लिया जाए हमारे पास ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। इस सरफेस का हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? L × D, लंबाई गुना चौड़ाई करके हम इसका क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। अब मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। अगर हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल अगर किसी भी आपके सरफेस का, किसी भी सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो केवल और केवल हमें क्या मिलेगा? परिमाण। जैसे हम इस रूम का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकालने से केवल और केवल हमें क्या मिलेगा? परिमाण। क्या क्षेत्रफल क्या बताएगा? दिशा भी बताएगा क्या? मतलब क्षेत्रफल को परिभाषित करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है क्या? तो यहाँ पे दिशा की आवश्यकता नहीं होती। मतलब क्षेत्रफल हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्योंकि केवल और केवल इसमें क्या होता है? परिमाण होता है। जहाँ तक अभी तक जो पढ़ के आए, हम ये पढ़ के आए कि वैसी राशियाँ जिनमें केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है, वो क्या कहलाती है? अदिश राशि। तो क्षेत्रफल अगर हम किसी भी सतह का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, ये हमारे पास एक सतह है, और इस सतह का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें केवल और केवल क्या मिलता है? परिमाण, जो क्या है? अदिश राशि। बट फिजिक्स में कुछ टॉपिक को समझने के लिए हमने क्या परिभाषित करके रखा है? क्षेत्रफल सदिश। मतलब क्षेत्रफल को किस रूप में लिया जा रहा है? सदिश रूप में। अब कोई भी राशि सदिश कब हो सकती है? जब उनमें परिमाण हो और दिशा हो। अगर परिमाण और दिशा हो जाए तो वो राशि क्या कहलाती है? सदिश। तो क्षेत्रफल से तो हम परिमाण निकाल सकते हैं। कैसे परिमाण निकालेंगे? इस सतह का परिमाण निकालने के लिए इसके लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो इस सतह का क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। बट अगर सदिश है, जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास कोई सतह है, ठीक है? ये हमारे पास कोई सतह है, तो इस सतह का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से हमें क्या प्राप्त होगा? परिमाण। हमें क्षेत्रफल सदिश के रूप में देखना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? दिशा। अब क्वेश्चन ये उठता है सर कि इसकी दिशा क्या होगी? तो दिशा क्या होता है इसकी बात करते हैं। दिशा सतह के लंबवत होती है। सतह के क्या होते हैं? लंबवत होती है। अभी किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, अब समझ। ये मेरा सतह, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। क्षेत्रफल से क्या मिलेगा? परिमाण। अब दिशा की बात कर रहे हैं,
तो इस सतह के लंबवत एक लाइन क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए। सतह के लंबवत क्या ड्रॉ करना है, एक लाइन। ये जो लाइन है ये क्या बताएगा, दिशा। वेक्टर को क्या से ड्रॉ करते हैं, एरो से, और एरो क्या बताता है, दिशा। तो इस सतह पे, इस सतह की अगर दिशा बताना है तो इस सतह के लंबवत क्या खींचेंगे, एक एरो खींचेंगे। ये एरो क्या बताएगा, क्षेत्रफल सदिश। परिमाण तो निकाल सकते हैं ना। परिमाण निकालने के लिए क्षेत्रफल का अलग अलग सरफेस का, आकृति का, सतह का अलग अलग फॉर्मूला होता है। वर्ग का, आयत का, वृत्त का, है ना, घन का, अलग अलग सतह का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन दिशा के लिए क्या करेंगे सर, दिशा के लिए क्या करेंगे, सतह के लंबवत हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक एरो ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एरो आपको क्या बताएगा, दिशा बताएगा। इतना बात आया समझ। अब हमने क्या बोला, सतह के लंबवत खींच सकते हैं। तो सतह के लंबवत हम ऐसे भी खींच सकते हैं एरो, और सतह के लंबवत हम ऐसे भी तो खींच सकते हैं। अगर यहाँ से खींच रहे हैं तो ये भी तो सतह के लंबवत ही है ना, लंबवत खींच रहे हैं ना, तो ये भी तो सतह के लंबवत, मतलब समझ रहे हैं ना। सतह से कितने का एंगल बनेगा, 90। तो ये हो गया सतह, और ये क्या हो गया, इस पे लंबवत लाइन, तो ये क्या खींचेगा, 90। क्लियर। अब मान लिया जाए, अब मान लिया जाए हमारा सतह क्या है, ऐसे है, हमारा सतह क्या है, ऐसे है। इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया निकाल लिए। अब हमें क्षेत्रफल सदिश देखना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या खींचेंगे, इस सतह के लंबवत क्या खींचेंगे, एक एरो। तो सतह के लंबवत कैसे, ऐसे खींचेंगे। ये 90 का एंगल बना रहा है, कैसे खींचेंगे, सतह के लंबवत या तो इधर से या तो इधर से। क्लियर है। अगर ये सतह ऐसे होता तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते। दिशा के लिए क्या करते, सतह के लंबवत क्या खींचते, एरो। क्या ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, सतह के लंबवत। तो ये हो गया सतह, इस सतह के लंबवत क्या खींचेंगे, एरो खींचेंगे। तो ये क्या बताएगा, दिशा। ये भी क्या बताएगा, दिशा। इतना बात आ रहा है समझने के लिए। बता हम कैसे खींच सकते हैं, या तो ऊपर खींच सकते हैं या तो। इतना कहानी सबका क्लियर हुआ। और समझ चीजों को एकदम डीप। हमारे पास कितना एक्सिस है, 3। कौन कौन, एक्स, वाई, और इस एक्स वाई जेड में हमने क्या रखा है, यहाँ पर एक सतह रखा है, एक वर्गाकार क्या रखा है, सतह रखा है। एक वर्गाकार क्या रखा है, सतह रखा है, जिसकी भुजा क्या है, ए। इस सतह की भुजा क्या है, ए। हमें क्या लिखना है, क्षेत्रफल सदिश। हमें क्या लिखना है, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए परिमाण, और दूसरा क्या चाहिए, दिशा। तो परिमाण निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का भुजा इस पर, ये क्या हो गया इसका परिमाण, जो भी भुजा का मान हो, एक ही वैल्यू जो भी हो, निकल जाएगा परिमाण। अब क्या करना चाहिए हमें, दिशा। दिशा के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सतह के लंबवत क्या खींचेंगे, एरो। तो सतह के लंबवत एरो किधर जाएगा, ऐसे खिंचाएगा। ये किधर जा रहा है, आप लोग के साइड जा रहा है। आप लोग के साइड कौन सा एक्सिस, और जेड एक्सिस के लिए जो एकांक सदिश है, जो दिशा बताता है वो कौन है, एक है। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ठीक है। हुआ क्लियर। हमने एकांक सदिश परिभाषित किया है ना वेक्टर में। एक्स एक्सिस के लिए क्या होता है, आई कैप, वाई एक्सिस के लिए होता है जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए क्या होता है, ए कैप। माइनस एक्स एक्सिस के लिए क्या होता है, माइनस आई कैप। माइनस वाई जे, वाई एक्सिस के लिए क्या होता है, माइनस जे कैप, और माइनस जेड एक्सिस के लिए क्या होता है, माइनस जे कैप। तो यहाँ पे अगर हमें एरिया वेक्टर लिखना है तो हमें चाहिए परिमाण और दिशा दोनों। तो परिमाण के लिए हमने क्या निकाल दिया, ए स्क्वायर, और दिशा क्या होगी, सतह के लंबवत क्या खींचेंगे, एरो खींचेंगे। तो ये सतह कहाँ जा रहा है, आप लोग के साइड, और आप लोग के साइड कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के लिए दिशा क्या लेते हैं, क्लियर है। अब हम लंबवत आगे दो तरीके से खींच सकते हैं,
या तो हम इधर से भी खींच सकते हैं या तो हम इधर से भी तो खींच सकते हैं। हमें बोला तो नहीं ये केवल इधर ही खींचिए लंबवत, लंबवत हम इधर भी खींच सकते हैं। तो एरिया वेक्टर का एक वैल्यू ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर? ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर ए कैप। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? इसकी दिशा क्या है? अंदर की ओर। आए बात समझ में? इतना बात सबको आ रहा है नॉलेज में? वेक्टर का नॉलेज है ना सबको? आगे बात करते हैं। अगर कोई सॉलिड सरफेस हो, मतलब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, क्यूब, क्यूबाइड, ये सब क्या है? सॉलिड है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है? ठीक है, इसमें हम क्षेत्रफल सदिश देखेंगे। कैसे? सतह पे आपके सॉलिड सरफेस पे, जैसे हो गया घन या घना। अगर हम इसके इस पार्ट का क्षेत्रफल सदिश निकाले, ग्रीन मार्कर, इस पार्ट का हम लोग क्या निकाले? क्षेत्रफल सदिश निकाले। तो सबसे पहले हमें इस पार्ट का क्या निकालना होगा? हमें सबसे पहले इस पार्ट का निकालना होगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये ऊपर वाला कैसा लग रहा है? एक वर्गाकार आकृति, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दिशा की बात करते हैं तो दिशा क्या होता है? सतह के लंबवत। इस सतह के लंबवत क्या खींचेगी? एक एरो खींचेगी और ये क्या बताएगा? आपका दिशा। अब एक तो ऊपर खींच सकते हैं, एक क्या नीचे खींच सकते हैं? नहीं, याद रखना है, अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो इसके नीचे हम लोग दिशा नहीं खींच सकते। इसके नीचे हम लोग दिशा नहीं खींच सकते। दिशा दोनों साइड कब खींच सकते? जब ये एक तरह से तीन सरफेस है, तब दोनों साइड इसकी क्या कर सकते हैं? दिशा खींच सकते हैं। नहीं, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि ये आप मान लिया जाए कि ये चार्जर का ये पार्ट, ये हमारा क्या एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर हम लोग दिशा नहीं खींच सकते। दिशा केवल और केवल क्या होगा? ऊपर। याद रहेगा। अगर हम यहाँ चाहे, यहाँ पर इस पार्ट का हमें क्या निकालना है? एरिया वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे? इस सतह के, इसका पहले क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और इस सतह के लंबवत हम लोग क्या करेंगे? आपका एक एरो ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या बताएगा? इसका क्षेत्रफल सदिश। क्या अंदर की तरफ एरो ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, सॉलिड ऑब्जेक्ट में अंदर की ओर एरो ड्रॉ नहीं कर सकते। इतना बात आया समझ में? क्षेत्रफल सदिश सबका क्लियर है? ठीक है, क्षेत्रफल सदिश क्या है? क्षेत्रफल सदिश में जो आपके क्षेत्रफल का दिशा बताता है। दिशा क्या होगी? सतह के लंबवत क्या खींचेगी? एक एरो खींचेगी। ये एरो क्या बताएगा? इसकी दिशा। कहानी क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक पहले नोट करें, फिर आगे फटाफट कीजिए क्योंकि टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ट्राई करेंगे सेकंड भी
ये वेक्टर मैंने से इसका क्या अंदर की ओर गया इसलिए मैंने किया। हाँ, क्योंकि लंबवत आपका ऐसे भी हो सकता है, इधर होगा तो प्लस के है और अंदर की तरफ होगा तो माइनस के। भैया बुला रहे। अगला टॉपिक फिनिश करें। अब जो टॉपिक पढ़ा रहे उसके लिए पूरा एनर्जी आप लोग का बोर्ड पे होना चाहिए ताकि इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकें। टॉपिक का नाम है विद्युत फ्लक्स। टॉपिक का क्या नाम है? विद्युत फ्लक्स। इंग्लिश में भी इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंग्लिश में फ्लक्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉस के थ्योरम को समझने के लिए। चलिए ध्यान दिया जाए, क्या है आपका विद्युत फ्लक्स। देखिए, हमने इससे पहले ये पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र क्या है, फिर हमने समझा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, फिर ये जाना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे कैसे होती है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या पढ़ा? विद्युत क्षेत्र रेखा पढ़ा। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है विद्युत क्षेत्र को। अब कहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, ये भी जाने कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ज़्यादा होती है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होती है तो वहाँ पे तीव्रता क्या होती है? कम। बट किसी क्षेत्रफल में या किसी सतह पे कितना विद्युत क्षेत्र रह सकता है उसकी गणना करने के लिए फिजिक्स में एक नए टर्म को लाया गया और वो टर्म था क्या? आपका विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स है क्या तो समझते हैं। किसी भी सतह से पास होने वाली या गुजरने वाली, किसी भी सतह से गुजरने वाली किसी भी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा को ही, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखा किसी सतह से गुजर रही है उन क्षेत्र रेखाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का जो नोटेशन होता है वो नोटेशन होता है आपका फाई। क्या होता है? फाई। तो आपका विद्युत फ्लक्स है क्या? ध्यान समझिएगा। किसी भी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखा को, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखा किसी सतह से होकर गुजर रही है उन रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। अगर देखा जाए तो यहाँ कितना रेखा गुजर रही है? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? आए बात समझ में? क्या है विद्युत फ्लक्स? तो किसी भी सतह से, ये हमारी सतह हो गई, ये मेरी सतह हो गई और ये उंगली को मान लीजिए क्या है? मेरा विद्युत क्षेत्र। ये मेरी जो 4 उंगली है ये विद्युत क्षेत्र है। तो इस सतह से गुजरने वाली जितनी भी आपकी क्षेत्र रेखाएं हैं जो इस सतह से होकर गुजर रही है
वही क्षेत्र रेखाएं आपका क्या होगी, विद्युत फ्लक्स। इस सतह से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर, 4, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है? किसी कोई डाउट है तो पूछिए। किसी भी सतह से, हमने ये सतह लिया, आप कोई भी सतह ले सकते हैं, किसी भी सतह से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार हो रही है, जितना इसको पार करके जा रही है, वही क्षेत्र रेखाएं आपने क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स। क्लियर है? फिगर ड्रॉ कीजिए, डेफिनेशन करेंगे। फिगर ड्रॉ कीजिए, डेफिनेशन करेंगे। बहुत अच्छे से इस टॉपिक को करेगी, ताकि आप जब यहाँ से जाइएगा ना, ये टॉपिक एकदम क्लियर होगा, एकदम किसी को भी कोई शंका नहीं रहेगा इस टॉपिक। आप 7 किए थे, 7 लिखे, हम 4 के तो 4 लिखे। 4 हो जाएगा। हाँ, जितने भी किसी भी सतह जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार हो रही, 10 हो रही तो 10, 100 हो रहा है तो 100, 1000 होगा तो 1000। डेफिनेशन किया जाए, हो गया फिगर सबका? नहीं, ये दूसरे मन से कर सकते हैं ना। हाँ, सही, जरूरी नहीं कि आप भी साथ में पढ़ेंगे। हाँ बोलिए भैया। लिखिएगा, किसी सतह से, किसी सतह से, डेफिनेशन लिखिए, किसी सतह से होकर, किसी सतह से होकर गुजरने वाले, किसी सतह से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं, किसी सतह से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। हो गया? संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ज्यादा क्लियर है? पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है, इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है, इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। ये भी क्लियर? ये भी क्लियर? अब वापस से फोकस करते हैं। अब जो हमारा विद्युत फ्लक्स है फाई, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, इसकी बात करते हैं। हमारा फाई किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, इसकी बात करते हैं। एकदम इस चीज को भी अच्छे से समझेंगे। मान लिया जाए, ध्यान दीजिए, फोकस होना है सारे लोग का, एक एक बच्चे का पूरा एनर्जी बोर्ड पे होना चाहिए। मान लिया जाए कहीं पे हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत ज़्यादा मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, पास पास या दूर दूर? पास पास। इतना सबको नॉलेज है। अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी क्या होगी, पास पास। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? अगर कहीं पर आपका क्या है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, दूर दूर। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। कि हम लोग गुण में देखे थे ना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण जब दिखा रहे थे तब ये चीज पढ़ाए थे कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर। अब ध्यान दीजिएगा, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारा जो विद्युत फ्लक्स है किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अब मान लिया जाए ये सतह है हमारा, इस सतह का हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। अब इस सतह को हम जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखते हैं
हम जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में ला के रखते हैं तो कितना क्षेत्र रेखा पास हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आपका पार हुआ? 11। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स कितना है? 11। क्लियर है? अब इसी सतह को इसके क्षेत्रफल में बिना कोई परिवर्तन किए, इसी सतह को इसके क्षेत्रफल में बिना परिवर्तन किए इसे हमने कहाँ ला के रख दिया? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तब कितनी क्षेत्र रेखा पास हो रही? 3। तो यहाँ विद्युत फ्लक्स कितना है? 3। तो यहाँ से हमें आइडिया ये मिल रहा है कि जो हमारा विद्युत फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? विद्युत क्षेत्र के। अगर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को घटाएंगे तो फ्लक्स का ही मान क्या होगा? घटेगा। एकदम क्लियर है ये चीज? दिक्कत है रोशनी? दाव पक्का? आपका देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सतह को क्या कर लिया? एक नियत सतह ले लिया। अब ये सतह तो इसका एरिया भी क्या होगा? कांस्टेंट। इसी सतह को हमने एक बार कहाँ ला के रखा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में ला के रखे तो यहाँ पे कितनी क्षेत्र रेखा पास होती है? 11। और इसी सतह को हमने एक बार कहाँ ला के रखा? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ से कितनी क्षेत्र रेखा पास हुई थी? 3। तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स था 11 और यहाँ पे विद्युत फ्लक्स कितनी थी? 3। तो कहाँ पे ये आपका सतह अगर नियत है तो आपका विद्युत फ्लक्स डिपेंड किस पे कर रहा है? विद्युत फ्लक्स डिपेंड कर रहा है विद्युत क्षेत्र पे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र था तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मान क्या आया? ज़्यादा। यहाँ पे वीक विद्युत क्षेत्र था तो यहाँ पे फ्लक्स का मान क्या आया? कम। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा विद्युत फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? विद्युत क्षेत्र के। अगर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो फ्लक्स का भी मान बढ़ेगा। अगर विद्युत क्षेत्र का मान घटाएंगे तो फ्लक्स का भी मान घटेगा। इतना बात सबका क्लियर है कि नहीं? फिगर बनाइए और इसको ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे हम सतह बना देते हैं। पहला पॉइंट आया ना समझे? किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ये हम कोशिश कर रहे कि एक एक बच्चे को एक एक चीज समझ में है। जिस बच्चे का जितना ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा कल का टॉपिक उतना ही मज़ेदार होगा। हो गया सबका? एक चीज क्लियर? इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए। पहला हमारा जो विद्युत फ्लक्स है ये डिपेंड कर रहा है किस पे? विद्युत क्षेत्र पे। अब क्या और किसी चीज पे भी डिपेंड करता है? इसकी बात करते हैं। इरेज करें इसको। हमने इस बार क्या रखा? हमने इस बार सतह को निश्चित रखा और विद्युत क्षेत्र क्या रखा? परिवर्ती। तो हमने देखा कि आपका विद्युत फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा था? ये डिपेंड कर रहा था आपके विद्युत क्षेत्र पे। अब हम क्या मान लेते? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लेते? सेम कर लेते। ठीक है, ये हमारा क्या है? विद्युत क्षेत्र। इधर क्या रखते हैं? विद्युत क्षेत्र को यहाँ ध्यान दीजिए। इस बार विद्युत क्षेत्र को क्या रखते हैं? सेम। और इस बार हम सतह अलग अलग ले लेते हैं। हम दो सतह ले लेते हैं। एक सतह ये है और एक सतह हमारे पास ये है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस सतह को इस विद्युत क्षेत्र में ला के रखते हैं
तो कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब इस सतह को रखे तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स कितना आ रहा था, 9। अब इस सतह को चेंज करें, जब सतह को चेंज किए तो एरिया में तो परिवर्तन होगा। इसके एरिया और इसके एरिया में अंतर है कि नहीं, इसमें है कि नहीं है कि दिक्कत है, इसका एरिया और इसके एरिया में अंतर है ना, इसका एरिया क्या है ज्यादा, इसका एरिया क्या है कम। जब हम सतह को बदले तो इसके एरिया में परिवर्तन हुआ, और जब इस सतह को इस विद्युत क्षेत्र में लाके रखे तो ये पूरा का पूरा आ गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। पहले कितना जा रहा था, 9, अब कितना जा रहा है, 13। तो किस सतह में विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा जा रही है, छोटे वाले में या बड़े वाले में, मतलब जिसका एरिया ज्यादा है या जिसका एरिया कम है, जिसका एरिया ज्यादा है उससे जा रही है। तो जिसमें एरिया ज्यादा है तो उसका विद्युत फ्लक्स भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा विद्युत फ्लक्स है पाई जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के भी तो है ना। एरिया बढ़ाएंगे, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया बढ़ाएंगे तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। एरिया घटाएंगे तो विद्युत फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। क्लियर हुआ ये चीज। हमारा विद्युत फ्लक्स किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, पहले डिपेंड किया किस पे, विद्युत क्षेत्र पे, और दूसरा डिपेंड किस पे कर रहा है, एरिया पे। इसको कीजिए, यहाँ पे 2 सतह हम बना देते हैं। हाँ सर, हाँ, एक आपका सतह ये हो गया और दूसरा सतह छोटा कर देंगे, लेकिन दोनों के एरिया में क्या आ जाएगा, अंतर। ये डिपेंड करता है आपका किस पे, एरिया पे। क्लियर है ये चीज। इन्हीं बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट, आगे बढ़ेगा, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब और क्या पे डिपेंड करती है, और क्या पे डिपेंड करती है उसकी बात करते हैं। इरेज करें, विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा चाहिए होगा ना, ज्यादा एरिया वाला वो सतह होगा, जोर से जोर ज्यादा सतह वाला जो एरिया होगा उसको ज्यादा, उसमें ज्यादा ग्रीन मार्कर में ज्यादा फ्लक्स होगा और ब्लू मार्कर में कम। जिसका एरिया जितना ज्यादा फ्लक्स उतना, मतलब फाइल लिखे उसके बगल में ए होगा या ई होगा, ई पहले वाले में थी, ये डिपेंड कर रही थी ई पे भी, अब डिपेंड कर रही है ए पे भी, दोनों पे डिपेंड कर रही है। अभी एक चीज और पे डिपेंड करेगी, उसकी बात करते हैं। इरेज करें, अब तीसरा डिपेंड करती है, ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इस पे सारे बच्चे को अच्छे से फोकस करना है। ये डिपेंड करता है आपका एंगल पे भी, ये डिपेंड करता है किस पे, एंगल पे भी। किसके बीच का एंगल सर, एंगल किसके बीच का, एंगल आपके विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का। मान लिया जाए विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो ये डिपेंड करती है थीटा पे भी। कैसे, ये बताती है। ये हमारा आपका क्या हो गया, सतह। ये ब्लू मार्कर आपका क्या बता रहा है, विद्युत क्षेत्र। चलिए ऐसे करते हैं, ये हो गया हमारा क्या, सतह, और ये हमारा क्या बता रहा है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सतह के लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत नहीं, सतह के लंबवत, इस सतह के लंबवत। और एंगल जो देखेंगे ना, वो एंगल देखेंगे किसके बीच, एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच। किसके बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और विद्युत, सतह के साथ नहीं, एरिया वेक्टर और विद्युत। ये ब्लू मार्कर कौन है, मेरा विद्युत क्षेत्र, और ये ग्रीन मार्कर क्या है, मेरा एरिया वेक्टर। तो इनके बीच का एंगल देखेंगे, तो इनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। इनके बीच का है एंगल 0 डिग्री, तो इनके बीच का एंगल देखेंगे। क्वेश्चन घुमाता है, क्वेश्चन दे देता है कि विद्युत क्षेत्र सतह के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम लोग
आपका जल्दी जल्दी में क्या ले लेते हैं, एंगल क्या ले लेते हैं, 30 डिग्री। बट सतह के साथ एंगल नहीं है। एंगल किसके साथ है, एंगल है विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के साथ। अगर विद्युत क्षेत्र आपका सतह के साथ एंगल बना रहे हैं ना, तो उस एंगल का मान्यता यहाँ पे नहीं लेंगे। हम एंगल कौन सा देखेंगे, हम वैसा एंगल देखेंगे जो विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के क्या है, बीच है। अगर मान लिया जाए आपका सतह ऐसे होता और विद्युत क्षेत्र है ये हो गया विद्युत क्षेत्र और सतह ये है, विद्युत क्षेत्र ऐसे। अब हमें बताइए कि यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है तो एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, सतह के लंबवत। अब विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच कितना का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। तो हमें एंगल किसके बीच का लेना है, हमें एंगल लेना है विद्युत क्षेत्र और 90 मतलब एरिया वेक्टर के बीच। अब क्यों ले रहे हैं इनके बीच का ध्यान दीजिए, आपका एंगल पे कैसे डिपेंड कर रहा है ये ध्यान देते हैं। मान लिया जाए अभी ऐसे रखिए तो यहाँ पे आपका क्या जा रहा है, ये सीधे जा रहा है, ठीक है। अभी मेरा 4 के 4 जो विद्युत क्षेत्र रेखा है ये सतह से होके क्या हो रहा है, गुजर रहा है। अभी एंगल कितना होगा, अभी विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका विद्युत क्षेत्र और इसी के लंबवत आपका क्या खींचेंगे, एरिया वेक्टर। तो अभी आपका क्या है, 0 डिग्री। तो अभी 4 का 4 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये 4 का 4 इससे क्या हो गया, निकल गया। अब सतह को थोड़ा थोड़ा टिल्ट करते हैं, मतलब घुमाते हैं, हल्का टिल्ट। तो अब कितना जाएगा, 3। अभी जहाँ 4 जा रहा था, ऐसे था सतह एकदम ठीक विद्युत क्षेत्र के लंबवत, तो अभी कितना जा रहा था, 4। अब हल्का से इसको क्या कर दिया, टिल्ट। तो अब कितना जा रहा है, 3। इसको और टिल्ट किया, अब कितना जाएगा, 2। अब इसको पूरा ऐसे कर दिए, विद्युत क्षेत्र आपका ऊपर और नीचे से निकल गया, एक भी इस सतह से होके नहीं गया। तो अब यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसके को और से ये हमारा विद्युत क्षेत्र और इस सतह को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे। तो अभी सारा का सारा विद्युत क्षेत्र रेखा इससे होके गुजर रहा है, ठीक है। अभी अगर इनके बीच का एंगल देखें तो विद्युत क्षेत्र भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर। अभी एंगल कितना, 0 डिग्री। अब इसको टिल्ट करते हैं, हल्का सा घुमाते हैं। अब एक तो ऊपर से निकल जाएगा, इसको और घुमाते हैं। अब 2 ऊपर से निकल गया, 2 नीचे से। अब इसको ऐसे कर दिए। अब देखिए एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा इससे होकर गुजर रही है, कोई भी नहीं निकल रही। तो अब यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स आपका डिपेंड करता है एंगल पे। जैसे जैसे घुमाते जाएंगे एंगल क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। जैसे जैसे घुमाते जाएंगे एंगल क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो ये आपका डिपेंड करता है किस पे, एंगल पे डिपेंड करता है। तो हम लिख सकते हैं, लिखे थोड़ा लैंग्वेज लिखे।